तो हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे ट्रॉमा जो है वो हर एक पर्सन की लाइफ में कंटिन्यू रहता है और एक साइकिल के तौर पे चलता है। मतलब जो बचपन में मेरा ट्रॉमा था वो वापस आज रिपीट होगा। कोई मुझे ऐसी चीज़ बोलेगा या कोई मुझे डफर बोल देता है, कोई बुद्धू बोल देता है, मुझे बचपन की याद आ जाती है। और याद भी नहीं आती, मेरा सिर्फ और सिर्फ इमोशन ऊपर आता है और वो इमोशन आता है और मुझे गुस्सा आने लग जाता है। मुझे पता नहीं चलता कि वो आ कहाँ से रहा है गुस्सा। तो अगर होपोनोपोनो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो कहते हैं कि होपोनोपोनो एक प्रिंसिपल पे काम करता है और वो ये है कि हमारी मेमोरी को क्लियर आउट करता है। अब मेमोरी क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि आपका जो पास्ट का ट्रॉमा है वो वापस रिपीट होता है, कल का जो ट्रॉमा है वो वापस आ जाएगा और आज का जो ट्रॉमा है वो परसों आएगा। वो हम कलेक्ट करते हुए जाते हैं। वो कलेक्शन ऑफ डेटा, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डॉक्टर ह्यूलेन या कोई भी ऑथर होपोनोपोनो के वो बोलते हैं क्लियरिंग ऑफ मेमोरी वो होती है, ना कि हमारी जो याददाश्त है। अगर कोई बचपन में मुझे पूछेगा क्या मेरी मम्मी मुझे मारती थी, ऑफ कोर्स मारती थी, बहुत ज़्यादा मारती थी। क्या मेरे डैड मुझे मारते थे? अरे बहुत ज़्यादा पीटते थे। बट क्या उसका ट्रॉमा अभी तक अटैच्ड है? शायद है अभी तक। बट अगर मैं पूरी तरह से हील्ड होता तो मैं बोलता कि नहीं, उसका ट्रॉमा नहीं है अभी तक, उसमें कोई इमोशनल चार्ज नहीं है, क्योंकि मैंने इमोशनल चार्ज निकाल दिया उसका। अब होपोनोपोनो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो इमोशनल चार्ज निकाल रहे हैं, वो कर्मा क्लियर आउट कर रहे हैं उसका। क्योंकि जो मारपीट मुझे पड़ी थी बचपन में वो मेरे कर्मा के कारण पड़ी थी, और वो जो कर्मा जो है अब चाहता है कि उन चीज़ों से सीख कर मैं अब अपनी लाइफ में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करूं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि पिछली लाइफ में मैंने कुछ गलत काम किया। उस गलत काम के कारण मेरी अभी वाली लाइफ में मैंने इस लाइफ में आने से पहले डिसाइड किया था कि मैं ये कर्मा लेके पैदा होऊंगा, जिसके कारण मुझे बचपन में मुझे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मारेंगे, जिसके कारण मेरा नेचर इस तरीके का होगा, जिसके कारण मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जो पॉजिटिव हो, ताकि वो जो पिछली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो बैलेंस आउट हो पाए। बट अगर मैं वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं करता अभी, तो वो एनर्जी बैलेंस आउट नहीं हुई अभी तक, जिसके कारण अब वो ट्रॉमा मुझे बार बार याद आता रहेगा, जिसके कारण अब मैं बार बार वही सेम नेगेटिव चीज़ करता रहूँगा, जिसके कारण मुझे अब नेगेटिवली यूनिवर्स फोर्स कर रहा है कि मैं एक पॉजिटिव एक्शन लूँ। तो हमारी पास्ट लाइफ का जो कर्मा है इस लाइफ में आ रहा है और वो चलता हुआ जाता है। अब ये जो कर्मा है होपोनोपोनो की नज़रों में ये हमारा जो कर्मा सेव हो रहा है या स्टोर हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो होपोनोपोनो के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीज़ एग्जिस्ट करती है। एक होती है हमारी सुपर कॉन्शियस माइंड, मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं। एक होती है हमारी सुपर कॉन्शियस माइंड, एकदम टॉप पे यहां पर। फिर बीच में आती है हमारी कॉन्शियस माइंड और फिर लास्ट में आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कई बार हम सोचते हैं हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है, वही सारे एक्शंस ले रहा है। आप ये सोचते हो कि आपको अगर कोई पूछता है कि तेरे को कॉफ़ी चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तेरे को कॉफ़ी चाहिए या नहीं चाहिए, और आपका आंसर होता है या हाँ या ना, हाँ या ना। अब उस हाँ या ना को आप बोलोगे कि आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया है, कॉन्शियस एक्शन लिया है, कॉन्शियस रिस्पॉन्स दिया है। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्शियस थॉट एक्शन आया कहाँ से? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आया है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये देखा कि अच्छा अभी 11 बज रहे हैं, अगर मैं 11 बजे कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं शायद सही तरह से सो पाऊंगा। पिछले महीने मैं ढंग से सो नहीं पाया था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, 12 बजे बाद कॉफ़ी अच्छी नहीं होती। ये सब कुछ जो बिलीफ सिस्टम्स है यहाँ पर सेव होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम कहीं पर भी जानते नहीं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है या कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और होपोनोपोनो की नजरों से देखा जाए ये तीन चीजें एग्जिस्ट करती है। एक होती है हमारी सुपर कॉन्शियस माइंड जो इस यूनिवर्स का माइंड है, इंटेलेक्ट है, यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है। दूसरी होती है हमारा कॉन्शियस माइंड जहां पर आप अपने लॉजिक के हिसाब से बिना इमोशन से हावी होकर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो। या फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके माइंड में अभी कौन सी थॉट चल रही है, तो आप एक सेकंड पॉज लेते हो और बोलते हो कि मैं शायद आज रात के खाने के बारे में सोच रहा था, या मैं सुबह ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था, या मैं XYZ के बारे में सोच रहा था। अब ये जो थॉट्स जो चल रही है
जब भी कभी आप अपने आप को एक स्टेप पीछे ले होते हो और पूछते हो कि मेरे दिमाग में कौन सी थॉट्स चल रही थी, आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस में पहुंच गए हो। और जितना टाइम आप अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में स्पेंड करोगे, धीरे धीरे जाके आप इस सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये अब ऊपर की तरफ आता रहेगा। जिस तरीके से हम एक रबर के पीस को अगर हम पानी में डालते हैं, वो फ्लोट करते वक्त ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर एक टायर को आप पानी में डालते हो, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से ये कॉन्शियस माइंड को अगर कोई दबाने वाला नहीं हो, कोई सप्रेस करने वाला नहीं हो, और सिर्फ आप अवेयर हो, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये हमारी बिलीफ सिस्टम्स है, ये हमारे पास्ट कर्मास हैं, ये हमारे मेमोरी है, ये हमारे इमोशन डेटा बैंक है। यहाँ पर ही सब चीज़ें सेव होती है होपोनोपोनो के अकॉर्डिंग। बट मेरा ये मानना है कि ये जो है स्ट्रक्चर जो है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा बहुत हम एडवांस में ले जाना चाहेंगे। और एडवांस में कैसे ले जाते हैं, काफ़ी सारे रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं। हिंदुइज्म में बहुत डिटेल तरीके से समझाया गया है कि ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है और किस तरीके से हमारा माइंड, हमारी पर्सनैलिटी काम करती है। कई सारे लोग शायद रिलीजियस नहीं है या कोई अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बट मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा रिलीजन पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ इसको साइंस के तौर पे देखिए। ये है नो माइंड स्टेट। यहां पर माइंड एग्जिस्ट नहीं करता। या तो आपके पास माइंड है या तो नहीं है। माइंड हमारी पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। अब माइंड में भी कई सारे डिवीजन है। एक तो हो गई हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। अब हिंदुइज्म के हिसाब से इसको हम कॉन्शियसनेस बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस जब भी कभी अपने आप को लेके कॉन्शियस होती है, वो ऑटोमेटिकली नो माइंड स्टेट होती है। मतलब अगर मैं आपको पूछता हूं कि क्या थॉट चल रही है आपके माइंड में, और आप 2 सेकंड का पॉज लेते हो और आपकी थॉट बिल्कुल शांत हो जाती है और आप ऑब्जर्व करते हो कि कौन सी थॉट चल रही है आपके माइंड से, तो आप ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि अब वो सेपरेशन क्रिएट हो गया उस माइंड में और उस नो माइंड में। तो उस नो माइंड से ही आप माइंड को देख पाते हो। तो ये जो सेकेंड लेवल यहां पर है, वो यहां पर है, वो है हमारी इंटेलेक्ट, वो है हमारी बुद्धि, वो है हमारा लॉजिक। कि कभी आपको कोई पूछता है कि तेको बचपन में तेको इतनी ज़्यादा मार क्यों पड़ी, और क्या तेरे को अभी तक गुस्सा है अपने पेरेंट्स को लेकर, तो आपका रिस्पॉन्स, अगर आप बैलेंस स्टेट पे हो अभी, अगर आपका मूड अच्छा है और अगर आपका इमोशंस हैवी नहीं है, तो आप बोलोगे कि यार बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शरारत करता था, मेरे कभी भी अपने पेरेंट्स की नहीं मानता था, मेरे को हमेशा टीचर्स चिल्लाती थी, XYZ करके आप एक इंटेलेक्चुअल आंसर दोगे, वो बुद्धि होगी। पर उसके नीचे जो आती है, वो आती है एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये है हमारा इक्विवेलेंट ऑफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। एक होता है हमारा अहंकार, वो हमारी आइडेंटिटी, वो हमारी पर्सनैलिटी, कि किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी काम करती है। और अगर आपको कोई पूछता है कि तेरे को एप्पल्स पसंद है या नहीं है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें पसंद है या नहीं है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपकी आइडेंटिटी बनती है, वो हमारी प्रेफरेंसेस होती है। और दूसरी तरफ जो आती है हमारी, वो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है। अब माइंड में 2 चीज़ें आती है, एक होता है हमारा चित्त और एक होता है हमारा मानस। ये मानस प्रेफरेंस नहीं है, यह मैंने गलत लिखा है। मानस जो है हमारी हैबिट्स हो गई, हमारे डिज़ायर्स हो गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानस कहता है, हमको कहता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए, मुझे उससे चीज़ में मेरे को उससे सक्सेस मिलेगी। अब मानस का कोई भी काम नेगेटिव नहीं है, उसका काम है एक स्ट्रक्चर को बिलोंग करना। अब वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उसका काम है इन चीज़ों को फॉलो करना, डिज़ायर को फॉलो करना। तो वो है हमारा मानस। और तीसरा है हमारा चित्त, वो है हमारा मेमोरी। अब ये जो मेमोरी है, जिस तरीके से मैंने बताया, हमारी याददाश्त नहीं हुई, बट हमारा इमोशनल डेटा बैंक हुआ कि बचपन में मुझे इतना ज़्यादा मारा, मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, मुझे बचपन में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब ये सारी की सारी जो मेमोरी है, ये हमारी बॉडी में सेव होती है, हमारे माइंड में सेव नहीं होती। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारा माइंड ये नहीं है, हमारा माइंड पूरी हमारी बॉडी में रहता है। और
दूसरी बात यह है कि जो ये चित्त है, ये मेमोरी जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में भी सेव होती है और बॉडी के बाहर भी सेव होती है। ये एक नॉन लोकल चीज़ है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि आप अभी पॉइंट आउट करो कि आपका ईगो कहां पर है आपकी बॉडी में, तो आप कैसे बताओगे कहां पर है ईगो? आपका ईगो है, आप पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी पर्सनालिटी कहां पर है? आपके पेट में है, आपके सिर में है, आपकी आंखों में है? नहीं कर पाओगे आप पॉइंट आउट। उसी तरीके से ये जो मेमोरी है, ये कहीं ना कहीं सेव होती है हमारी बॉडी में, बट उसके अलावा भी बाहर सेव होती है वो, और वो जो है वो होती है डेटा। और जो हमारी बॉडी में जो रहती है वो है हमारे इमोशंस। तो मेरे को पेट में थोड़ी बहुत हलचल होती है, मैं पेट पे फोकस करता हूँ और मुझे पता चलता है कि कहीं कोई अनईजीनेस है, और उसमें मैं फोकस करता हूँ और मुझे अचानक से कोई चीज़ याद आती है कि बचपन में मेरी जो सेल्फ वर्थ थी बहुत ज़्यादा कम थी, इसके कारण मेरी सेल्फ वर्थ आज कम है। तो देखा जाए ये जो चित्त है हमारी बॉडी के तौर पे कहीं ना कहीं एक अनईजीनेस फॉर्मेट में रहता है हमारी बॉडी में, और एक नॉन लोकल तरीके से वो बाहर भी रहता है। अब इसमें एक और चीज आती है, वो हमारे संस्कार। अब वो संस्कार जब इमोशन के साथ मिलते हैं, एक सेंसेशन के साथ, एक इमोशन के साथ, एक थॉट के साथ जब मिलते हैं, वो एक संस्कार बनता है, और वो संस्कार हमारे चक्रा सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो क्या हो रहा है, ये बुद्धि जो है कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रांग हुई, इसको मान लो हम बोलते हैं 100, और ये हो गया मान लो 70। अगर ये 100% पे काम कर रहा है और ये अहंकार, हमारा ईगो, हमारा चित्त अगर 70% पे काम कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, तो इसकी जीत हुई, हमारी बुद्धि की जीत हुई, हमारी इंटेलेक्ट की जीत हुई। अगर आपको रात को 2 बजे उठकर प्यास लगती है तो आप पानी जाके पीते हो, और अगर आपको रात को 2 बजे उठकर आपको चॉकलेट खाने की इच्छा करती है, तो आपकी बुद्धि आपको शायद रोक सकती है अगर वो स्ट्रांग हुई। बोला कि नहीं, ये कोई टाइम होता है खाने का, कल सुबह खा लेना, कल सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाना। वो होती है हमारी बुद्धि। अगर आपको कोई चिल्लाता है आप पे और आप रिएक्ट नहीं करते, तो वो होती है हमारी बुद्धि, उसको रोकती है, बोलती है कि नहीं, ये सही टाइम नहीं है रिएक्ट करने का, उसको गुस्सा आ रहा है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। और अगर ये ज्यादा स्ट्रांग हुआ, ये मान लो 170% पे चल रहा है, अरे बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रांग इमोशन चल रहा है, हमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी है कि कभी भी किसी की नहीं सुनना, लोगों को आगे चल के रोक देना, अपने आप के लिए स्टैंड अप करना, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा और ये वीक होगा। और इसके टाइम पे क्या होगा, आप कुछ ऐसा एक्शन लोगे जो आपकी बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ज़्यादातर हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट जो होते हैं यहां से होते हैं। तो ये जो बैलेंस है, ये जो वेइंग स्केल है, ये किस तरीके से काम करती है, हमारे बुद्धि या हमारे अहंकार पे काम करती है, किस तरीके से हम एक्शंस ले रहे हैं। बट आप ये देख सकते हो, मैंने ये 70% चुना, मैंने कोई छोटा नंबर नहीं चुना। इनफैक्ट ये 80% मान लो, और ये 100% भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं चलता हमारा बुद्धि हर बार, तो इसको हम मान लेते हैं 60%। अगर आप अवेयर हो, अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आप अपनी प्रेजेंस में जी रहे हो, अगर आप जानते हो कि आप कौन से एक्शंस ले रहे हो, मेडिटेशन से उठने के बाद ज़्यादातर हम इस स्टेट में होते हैं, हम ज़्यादा हाई इंटेलेक्ट स्टेट में होते हैं, हम ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तो आप सही तरीके से एक्शंस लोगे। बट ज़्यादातर हम इस स्टेज में अटक जाते हैं, और इस स्टेज को क्लियर करने के लिए होपोनोपोनो काम आता है कि ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट किए हैं, इमोशनल पैटर्न्स हमने क्रिएट किए हैं, इसको हम रिलीज करते हैं।